एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर याचिका कांग्रेस की ओर से दाखिल की गई थी 1 साल चुनाव कराने को लेकर, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मसले को लेकर आप हमारे पास सीधे ना आए, इसके लिए कुछ और संस्थान बनाए गए हैं, आप उनके पास इस मसले को लेकर जा सकते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की इस याचिका को सुनने से ही साफ इनकार कर दिया है। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को ये बड़ा झटका। कोर्ट ने कांग्रेस की गुजरात में जो 2 राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव की मांग की याचिका थी, उसको सीधे सीधे खारिज कर दिया और उसको सुना भी नहीं, सुनवाई भी उस पर नहीं किया। एहतशाम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, इलेक्शन से जुड़े जो भी मामले होते हैं, अगर उस पर किसी को संदेह हो या उसको चैलेंज करना है तो उसके लिए तरीका ये है कि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है किसी भी चुनाव का, तो फिर इलेक्शन कमीशन का ही सारा अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और उसमें प्रावधान ये है कि फिर जो भी पीड़ित पक्ष है या जो शिकायत करता है उसको इलेक्शन कमीशन में जाके याचिका दाखिल करनी होती है, जिसे हम इलेक्शन पिटीशन कहते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता। इसी ग्राउंड आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि ये नोटिफिकेशन इस मामले में जारी हो चुका है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन में जाकर अपनी याचिका दाखिल करे, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से सड़क जाम हो गया। जिस वक्त वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, ठीक उसी दौरान अचानक पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा सड़क पर आ गिरा, जिससे लंबा जाम लग गया। गनीमत यही रही कि किसी नुकसान की अभी तक खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अगर ये स्थिति किसी व्यक्ति के ऊपर वहां पर होती तो उसका बचना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि बड़ा हिस्सा आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पहाड़ का, वो नीचे सड़क पर गिरता है, क्योंकि यहीं से रोज हजारों गाड़ियां आती जाती हैं। और ऐसे में किस तरीके से धुआं उठता हुआ धूल का आप देख पा रहे होंगे। और ये स्थिति देखते हुए जो लोग वहां पर मौजूद थे वो डर कर कुछ पीछे भी भागे, लेकिन वहीं पर मौजूद एक शख्स ने इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ये टूटकर सड़क पर गिरा है। हालांकि आप देख पा रहे हैं इसके पीछे ही गाड़ी रुकी हुई है। गनीमत यही थी कि गाड़ी पीछे थी। वहीं कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी का सैलाब आ गया। कई गाड़ियां इस सैलाब में डूब गईं, जबकि बाढ़ का पानी एक बाइक को भी अपने साथ बहा कर ले गया। एक साइकिल भी पानी में बहती हुई दिखी, उसका सिर्फ एक पहिया ही दिख रहा था। सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। बाढ़ की वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हुई। गाड़ियां वहां पर उनकी रफ्तार कम हो गई, यातायात बाधित हो गया। बाढ़ में एक अंडरपास तो पूरी तरह से गायब हो गया। एक ऑटो भी पानी में डूब चुका नजर आया वहां पर। कोप्पल में तो बाढ़ की वजह से 2 महिलाओं की जान भी खतरे में पड़ गई। ये दोनों महिलाएं उफान पर बह रही एक नहर में फंसी हुई थी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए इलाके के लोगों ने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। एक आदमी नहर के बीच सीढ़ी पर खड़ा हो गया और एक ने नहर के किनारे पर मोटर संभाल लिया। इस तरह से उन्होंने एक चेन बना ली और दोनों महिलाओं को उफान पर बह रही नहर से बाहर निकाल लिया। यानी यहाँ जो लोग हैं उन्होंने ही इन महिलाओं को बचाने की कोशिश की, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जब 2 महिलाएं यहाँ पर फंसी नजर आई तो जो स्थानीय लोग थे वो बढ़ चढ़कर आके आए। उन्होंने सीढ़ी की सहायता ली, सूझबूझ दिखाई और सीढ़ी की मदद से इन महिलाओं को रेस्क्यू किया। तो कोप्पल कर्नाटक की ये तस्वीरें, जहाँ पर भारी बारिश हुई जिसके बाद से बाढ़ के हालात है। वहाँ पर सड़कें पानी भर चुका है, वहाँ पर साथ ही साथ कई जो अंडरपास हैं वो इसमें डूब चुके हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल पानी में बहते हुए आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और इसी बीच 2 महिलाएं भी नहर में फंसी थी, जिनको भी रेस्क्यू आसपास के लोगों ने ही सूझबूझ से अपनी किया।
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गरियाबंद में तो उफान पर बह रहे एक नाले में पूरा पुल ही डूब गया, जिसके बाद लोग एक तरफ फंसकर रह गए, गाड़ियां भी दूर ही रुक गई। पानी का बहाव तेज होने की वजह से हादसे का खतरा भी बन गया। लोग घंटों तक एक तरफ रुके रहे। पुल का एक हिस्सा टूट गया था, ऐसे में मोटरसाइकिलों को भी वहां से निकलने नहीं दिया गया। भारी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। एक दूसरे इलाके में भी बाढ़ का असर साफ दिखा। गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए। यानी किस तरीके की स्थिति रही होगी। एक पुल जो अचानक से पानी में डूब आई, उसका हिस्सा टूटकर गिर जाता है, जिसके बाद दोनों ही तरफ लोग फंस जाते हैं अपने वाहनों के साथ। हालांकि इसी बीच जो पुल कमजोर है उनके लिए भी चेतावनी है कि उसमें भारी जो वाहन है उन्हें ना ले जाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में है, पानी बरसने के कारण यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियाँ जो हैं अब बड़ी बड़ी जिस तरीके की नदियाँ पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके का ये आलम है, पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहे हैं। वही भारी बारिश की वजह से केरल के भी कई हिस्सों में हालात ऐसे ही हैं और काफी बिगड़े नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अगले 24 घंटे में केरल में भारी बारिश होगी। यानी अभी अगर देखेंगे आप तो किस तरीके से लोगों का सर केवल ऊपर है, पूरा सीने तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में बारिश अगर और होती है, जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि 24 घंटे अभी केरल में भारी बारिश हो सकती है, तो ऐसे में ये पानी का स्तर और कितना बढ़ जाएगा। यानी पानी के निकासी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग बच्चे कुछ सामान के साथ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं और तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, ये भी मौसम विभाग कह रहा है। कई इलाकों में तो पिछले कई घंटों से बारिश जारी भी है। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है। जहां हालात ज्यादा खराब हैं, वहां से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू कर दूसरे इलाकों में पहुंचाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मछुआरे जो हैं उनसे भी कहा है कि 24 घंटे तक समुद्र में मछलियां पकड़ने ना जाएं। केरल की तस्वीरें, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, लोग किस तरीके से वहां पर जो महिलाएं और बच्चे हैं, प्रशासन भी पहले उनकी प्राथमिकता इसी बात की है कि जो महिलाएं और बच्चे उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और इस पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। मुंबई में बारिश की शुरुआत में ही खतरे सामने आने लगे हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में बारिश के बाद करीब 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ आसपास की जमीन खिसकने से धंस गया। पीपल का पेड़ धंसने की वजह से करीब 20 फीट नीचे चला गया और उसके आसपास एक बड़ा गड्ढा हो गया। अचानक हुए इस हादसे में वहां हड़कंप मच गया। हालांकि किसी के भी इस हादसे में घायल होने की खबर नहीं है। इन सब के बीच अब चीन की अगर बात करें तो चीन में भी स्थिति ऐसी है। दक्षिणी चीन के गुइचो प्रांत में लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस बाढ़ की चपेट में आने से अभी तक 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से कई लोगों के बाढ़ की वजह से बहने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें भी फंसे होने की आशंका जताई गई है। ये गाड़ियां पानी में बहती हुई सड़क से कई फुट नीचे जा गिरी। जहां ऊंची सड़कें हैं वहां पानी झरने की तरह नीचे गिरता दिखा। इलाके में एक भी ऐसी सड़क नहीं बची जहां पानी ना भरा हो। पहाड़ी इलाका होने की वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी लोगों के मकानों और दुकानों में ना घुसे, इसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। इस बाढ़ का बुरा असर वहां रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा। गुइचो प्रांत के साथ दक्षिण चीन के कई और इलाके भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की। महाराजगंज में लड़के को पीटने का एक वीडियो सामने आया। सड़क हादसे में एक आदमी और बच्चे की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि एक जीप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने जीप के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को गुस्साई भीड़ से बचाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
इमरजेंसी के 44 साल पूरे होने पर सियासत अब शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इमरजेंसी को याद करते हुए मोदी सरकार को घेरा और उनके कार्यकाल को सुपर इमरजेंसी बताया। तो वहीं बीजेपी ने भी बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इमरजेंसी को याद करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी घोषित हुई थी। पिछले 5 साल से देश सुपर इमरजेंसी से गुजर रहा है और हमें इतिहास से सबक लेकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। डिफीट के डिप्रेशन का इलाज जो है वो अहंकार और अराजकता नहीं बल्कि आत्मचिंतन है। और अगर वो आज भी अपने डिफीट के डिप्रेशन का इलाज जो है वो अहंकार और अराजकता से करना चाहती हैं तो उनको और डिप्रेशन होगा। अगर वो आज जस्टिफाई कर रही हैं इमरजेंसी जो कि जिसने कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की थी। आपातकाल के मसले पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उन सभी लोगों को ये याद किया है जो आपातकाल के खिलाफ लड़े थे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी जी, प्रधानमंत्री जी ने उन सभी को याद किया है जो आपातकाल के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आज के दिन लोकतंत्र की हत्या राजनीतिक हितों के लिए की गई थी। मैं आज सुबह देख रही थी जिस तरह से पुलिस के द्वारा आम जनता के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा काला अध्याय प्रजातांत्रिक देश में नहीं हो सकता है और उन लोगों को मैं अभिनंदन करती हूँ जिन लोगों ने उस समय सामना किया था और संघर्ष किया था। मैं आज ही अभी ये मंत्रालय में बैठे देख रही थी जिस तरह से लाठियाँ भाजी जा रही थी। इससे बड़ा काला अध्याय देश के लिए नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 5 सालों से देश में सुपर इमरजेंसी लगी हुई है और जो संस्थान है देश के उन्हें बचाने के लिए अपने इतिहास से हमें सीखना चाहिए। यानी आपकी सरकार पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। नहीं, मुझे लग रहा है ममता बनर्जी से सीखने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी स्वयं वहाँ काला अध्याय शुरुआत कर रही हैं। तुमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 5 सालों से देश में सुपर इमरजेंसी लगी हुई है और हम सभी को इतिहास से सीखते हुए अपने संस्थानों को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। यानी निशाना आप लोगों की सरकार पर है। ममता जी तो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ भी बयान देती रहती हैं। सच ये है कि उनको मालूम हो गया है कि पश्चिम बंगाल में उनका जनाधार खत्म हो चुका है और आने वाले समय में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनेगी। तो वो जानती हैं कि हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय पर जितना ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितना उनको सम्मान मिला है, जितना उनको स्वायत्तता मिली है, जितना उनका आदर हुआ है, जितना उनको स्वतंत्रता मिली है, इसके पहले कभी आज तक नहीं मिली। इमरजेंसी की वर्षगांठ है और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से ट्वीट आ रहे हैं। हमारे साथ मनोज झा जी हैं बात करने के लिए। सर, ममता बनर्जी कहती हैं कि पिछले 5 साल से सुपर इमरजेंसी है। मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ 100%। वो तो घोषित वाला था संविधान की एक धारा के तहत। यहाँ तो संविधान की तमाम धाराओं को कुचल करके अघोषित वाला चल रहा है। पत्रकार मित्र, कोई पॉलिटिशियन, मंत्रीगण क्या नॉर्मल कॉल पे बात कर पा रहे हैं? कौन सा डर है कि व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं? इससे पता चल जा रहा है कि हम कहाँ गए। लेकिन बीजेपी ने से ट्वीट किया है कि उसको याद करें, कई नेताओं ने बलिदान किया था। बिल्कुल बलिदान किया था और उस बलिदान करने वालों में बीजेपी जो तब की जनसंघ थी वो सिफर थी, शून्य थी, माफीनामा लिख रहे थे। तो आईना देख लें। इमरजेंसी की आज वर्षगांठ है और इस पर बीजेपी और ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माजिद मेमन जी हैं, एनसीपी से सांसद। सर, यहाँ पर ट्वीट किया है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से सुपर इमरजेंसी जारी है। देखिए, हम लोग भी अक्सर ये कहते हैं कि जिस वक्त इमरजेंसी थी उस वक्त देश में एक अंधेरा छाया था और संविधान को परे रखते हुए जनता के मन में खौफ का आलम था। उसी तरह का माहौल पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार के दौर हुकूमत में रहा है और ये एक तरह की, उन्होंने सुपर इमरजेंसी कहा
हमने इसके बारे में ये कहा था कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक है। सर लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया और वो कहते कि उस दौर को याद करिए जब इससे लड़ने के लिए तमाम नेताओं ने कई तरीके के बलिदान किए। जाहिर है, देखिए, न सिर्फ उससे लड़ने के लिए नेताओं ने बलिदान दिया, बल्कि जिसने इमरजेंसी इम्पोज की थी, मिसेस इंदिरा गांधी, एक मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड स्टेचर की लीडर बन गई थी। उन्होंने इमरजेंसी करने के देने के बाद इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ उठी, तो चुनाव जो हुए 1977 में, उसमें जनता ने उन्हें अपनी जगह दिखा दी थी। सर कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। इमरजेंसी की वर्षगांठ है और तमाम राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग तरीके के ट्वीट आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दिलीप घोष जी हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष। ममता बनर्जी ट्वीट करती है और कहती है कि 5 साल से सुपर इमरजेंसी चल रही है। भाई मुझे तो नहीं मालूम, देश में जगह जगह जाते हैं हम लोग, कोई बोलता भी नहीं है, लोगों को मालूम नहीं इमरजेंसी क्या है। लेकिन इमरजेंसी अगर देखना है तो कोई बंगाल आ जाए, हर जगह इमरजेंसी है। हम विरोधी में हैं, हमको प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं है, कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। कोई इधर उधर बोल दे या तो लिख दे तो तुरंत उसको जेल में डाला जाता है। और मतदाता है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है वहाँ। आप देखें देश भर में 542 सीट में चुनाव हुआ, केवल 42 बंगाल का जो सीट, उसमें झगड़ा मारपीट खून तक हो गया, बाकी देश शांतिपूर्वक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सर आपकी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया कि तमाम नेताओं ने बलिदान किया और इसके खिलाफ लड़ा, उनको याद किया जाना चाहिए, चाहे अमित शाह और राजनाथ सिंह और जितने शीर्ष नेता हैं। बिल्कुल सही है जी, वो एक काला दिन था जिसके खिलाफ हमारे लोगों ने लड़ा। लाखों लोग उसमें जेल में भी गए, कई लोगों को मौत भी हो गई। हम RSS बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन उसका फायदा उठा के जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो हमको दोषारोपण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। जहां पर सियासत छिड़ी हुई है, उसी बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। अब दुर्गापुर में 18 बम मिले हैं। बम निरोधक दस्ते ने इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हिंसा प्रभावित भाटपारा में हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई है और कम से कम 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाहरी लोगों को रोकने के लिए जिले में कई पुलिस पिकेट बनाए गए और वहीं पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इलाके में तैनात हैं। इस बीच इमरजेंसी को लेकर ममता बनर्जी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि असल में बंगाल में सुपर इमरजेंसी लागू है। ममता के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि हां, बंगाल में सुपर इमरजेंसी है। और इस बीच देश में इमरजेंसी के 44 साल पूरे होने पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर इमरजेंसी का विरोध करने वालों को सलाम किया। इस दौरान पीएम ने इमरजेंसी का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 1975 की घटना को याद किया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के 44 साल पूरे होने पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत इमरजेंसी का बिना डरे विरोध करने वालों को सलाम करता है। भारत की लोकतांत्रिक सोच अधिनायकवादी मानसिकता पर भारी पड़ी। और अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 1975 में आज ही के दिन मात्र अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। देशवासियों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए। अखबारों पर ताले लगा दिए गए। लाखों राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों यातनाएं सही। मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं। इसी बीच बता दें आपको कि अमित शाह कल 2 दिन के कश्मीर दौरे पर जाएंगे। अमित शाह इस दौरान अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेंगे और सुरक्षा बल की तैयारियों को भी देखेंगे। यात्रा के दौरान गृह मंत्री खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। ये यात्रा सिर्फ कश्मीर की ही होगी। फिलहाल इस यात्रा के कार्यक्रम में जम्मू और लद्दाख का कार्यक्रम शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में 733 आतंकवादी मारे गए। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि इस साल 16 जून तक 113 आतंकी मारे गए, जबकि 18 आम नागरिक भी मारे गए। 2018 में 257, 2017 में 213 आतंकी मारे गए, जबकि 2016 में 150 आतंकी मारे गए। सरकार के मुताबिक आतंक के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कुल मिलाकर जिस तरीके की ये उपलब्धि है, क्योंकि लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर कुछ और ठोस कदम आपको नहीं लगता कि उठाने की जरूरत है? क्योंकि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? 733 आज मारे गए हैं आतंकी और पाकिस्तान और आतंकियों को भेजता रहता है, यानी आप एक मारेंगे तो पाकिस्तान 4 भेज रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय है कि भारत सरकार की जो आतंक के खिलाफ जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और उसी के तहत ऑपरेशन ऑल आउट और भारत सरकार का है, ये जारी है। और इसी का नतीजा है कि से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। तो जो रुख यहाँ पर जाहिर हुआ है अभी सब न्यूज से, यही जो इशारा है कि जो मौजूदा नीति है भारत सरकार की कश्मीर के लिए, वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी और इसी तरीके से आक्रामक तरीके से इसी मुंह तोड़ जवाब आतंक लग जाएगा आने वाले दिनों में। और जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखना हो, या फिर अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों को दुरुस्त करना हो, या फिर अन्य जो भी मुद्दा है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी आतंक के खिलाफ। शुक्रिया अमित। आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी की एंटीगुआ की नागरिकता अब रद्द होगी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने खुद ये ऐलान किया है कि उसका पासपोर्ट जब्त होगा और भारत की मांग को स्वीकार करते हुए अब एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि मेहुल चौकसी की एंटीगुआ की नागरिकता रद्द होगी। ऐसे में अब भारत लाने की प्रक्रिया और तेज होगी। तो कुल मिलाकर एंटीगुआ के पीएम ने यह आदेश दे दिया है कि मेहुल चौकसी की जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी और उस प्रयास पर अब और मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जो प्रयास उसको वापस लाने की हो रही थी, उसी को लेते हुए अब वहां की नागरिकता जो है वो खत्म हो गई है। विवेक गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी? अर्पिता, आपको बताना चाहिए कि ये मेहुल चौकसी की जो बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में है कि उसके पास एक जो पॉजिटिव पॉइंट था कि वो पासपोर्ट है और वो एंटीगुआ का नागरिकता है। अब उसे बड़ा झटका लगा है कि जब एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि उसकी नागरिकता अब रद्द कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जांच एजेंसी है ईडी जो पूरे मामले की जांच कर रहा है, उनके लिए एक बड़ी यहाँ तक खुशखबरी है कि अब जो डिपोर्टेशन है या फिर एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो अब काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि कल ही ईडी ने कोर्ट में कहा था कि वो हर हालत में चौकसी को लाना चाहता है। हालांकि चौकसी की जो वकील है उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ठीक होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा था कि वो भारत से एयर एम्बुलेंस भेजने को तैयार है। अगर उन्हें या तो तबीयत खराब है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें वापस भारत लाया जा सकता है। इसके बाद ही आज एक बड़ा झटका मेहुल चौकसी को तब लगा जब एंटीगुआ में की नागरिकता होने के बाद वहाँ के जो देश है वहाँ के प्रधानमंत्री ने अब उनकी नागरिकता को रद्द करने का ऐलान किया है, यानी कि अब उसकी नागरिकता एंटीगुआ की नहीं रहेगी। तो कहने की जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी है, अब उससे वापस भारत लाने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पीएनबी घोटाले से जो पूरा आरोप है मेहुल चौकसी के ऊपर, तो तकरीबन 13,500 करोड़ का पूरा घोटाला है जिसमें मेहुल चौकसी और साथ में जो उनके जो रिलेटिव नीरव मोदी, इन दोनों के ऊपर आरोप है। और ये पूरा आरोप लगने के बाद ही जब मेहुल चौकसी को लगा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो 2018 जनवरी में अपने पूरे परिवार के साथ एंटीगुआ शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल में RCN यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू भी जारी हो चुके हैं ताकि वो किसी भी एयरपोर्ट से कहीं बाहर विदेश में ना जा सके। तो कहीं ना कहीं जो पूरा शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है मेहुल चौकसी के ऊपर। विवेक, जरा ये भी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि भारत की ओर से इसको लेकर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन जो प्रक्रिया होती है प्रत्यार्पण की, यहाँ लाने की, वो क्या माना जाए, कितने वक्त लगेगा मेहुल चौकसी को भारत लाने में? अभी तो देखिए ये पूरे जो है वो बहुत डिप्लोमेटिक चैनल से अब जांच एजेंसी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसकी नागरिकता पहले ही एंटीगुआ के पास थी तो कहने के बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो सिटीजनशिप इंडिया का नहीं था। तो जो लीगल वे में जांच एजेंसी को काफी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अब एक बड़ी राहत है जांच एजेंसी के पास, क्योंकि उसकी नागरिकता है अब कैंसिल होने जा रही है। और ये जो नागरिकता है वो खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो मेहुल चौकसी की जो सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है वो अब खुल चुका है। भारतीय जांच एजेंसी पूरी कोशिश करेंगी कि एंटीगुआ से वो परमिशन है और जो मेहुल चौकसी पर आरोप है 13,500 करोड़ का, वो वहाँ पर साबित करें और जो डिपोर्टेशन है या फिर एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है उसे शुरू कर सकें। शुक्रिया। उधर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सबके विश्वास की बात करती है,
सबके विकास की बात करती है, लेकिन हर महीने भीड़ की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये समुदाय बीजेपी पर भरोसा कैसे कर सकता है। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रांग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर एक महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि किसी को भी जबरन वंदे मातरम नहीं बुलवाया जा सकता। आजम खान ने कहा कि वो किसी को भी जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आजम खान ने संसद में बोलने के दौरान पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि पीएम को उनकी भैंसों की ज्यादा फिक्र है। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत वो भी है। मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं यहां? मैं एक छोटा सा व्यक्ति, भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा मान्यवर। वहीं आजम खान ने 3 तलाक को निजी मामला बताते हुए दावा किया कि कुरान के अलावा उन्हें कोई बात कबूल नहीं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो हिंदू महिलाओं की दिक्कतों के बारे में बात क्यों नहीं करते। कोई 1 तलाक मानता है माने, कोई 2 मानता है माने, कोई 3 मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी। उधर आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 का विरोध अब जो है वो शुरू हो चुका है। जयपुर में ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया। इसके साथ ही करणी सेना ने भी फिल्म का विरोध किया। फिल्म आर्टिकल 15 28 जून को रिलीज होने वाली है। सर, इस मूवी में ब्राह्मणों को स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि किसी समाज की प्रतिष्ठा को रौंद दिया गया है। मतलब एक 2014 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक रेप और मर्डर कांड हुआ था। उसमें करने वाले और जो पीड़ित थे, मतलब जो आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों ओबीसी थे। मैं उनका नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगता। उसमें इन्होंने क्या किया, मसाला डालने के लिए कि जो आरोपी पक्ष है उसको तो ब्राह्मण दिखा दिया, और ब्राह्मण में भी जो महंत का लड़का ऐसे करके उसमें दिखाया हुआ है, और पीड़ित पक्ष को जो ओबीसी है उसको दलित दिखा दिया, ताकि ब्राह्मणों में और दलितों में वैमनस्य पैदा हो जाए। इस फिल्म में इस तरीके से दिखाया गया जो ताकि क्या 2 जाति आपस में भिड़े, और ब्राह्मण जाति को इसमें बदनाम पूरा करने के लिए उन्होंने तरीका किया गया, और इसका विरोध करते हैं। ब्राह्मण सभी संगठन इसके खिलाफ है, और हम पूरे करणी सेना टीम उनके साथ है। जो भी आंदोलन ब्राह्मण समाज डिसीजन लेगी, हमें उनके साथ खड़े, चाहे पद्मावत फिल्म जैसा आंदोलन हो या और कोई रूप ले ले। हमारी मांग है कि इस फिल्म में ब्राह्मण शब्द हटाए, नहीं तो फिर फिल्म को बैन करने के लिए तैयार रहे। वहीं जब आयुष्मान खुराना ने न्यूज़ 18 से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि फिल्म आर्टिकल 15 किसी एक खास समाज नहीं बल्कि हर समाज पर केंद्रित है। It is not demonizing a particular community. It is not offending a particular community. It is offending everybody. It's an offense towards the entire society, not just upper caste but also the lower caste, reserved category. There's discrimination happening in that area also. Right. There's discrimination everywhere. और अब बात राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक दुकान पर हमला कर दिया, जिससे उस इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि दुकान में काम करने वाले एक आदमी की हाल ही में उसके साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बदमाश दुकान में पहुंचे और ताबड़तोड़ वहां पर पिटाई शुरू कर दी। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तोड़फोड़ और मारपीट के बाद सभी बदमाश वहां से भाग गए। दिन दहाड़े इस हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया कि इस हमले में दुकान में काम करने वाले 4 लोग घायल हुए हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नाबालिग लड़की का बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस की टीम को गांव वालों ने घेर लिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि पुलिस वाले बयान दर्ज करने के बहाने जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर नाराज गाँव वालों ने पुलिस की टीम को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान गाँव वालों ने पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। कुछ पुलिस वाले गांव वालों को समझाते भी हमें दिखे। लड़की के घर वालों ने पुलिस वालों पर घर में घुसकर जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया। बस कहा नहीं, लड़की बैठा होगा, लड़की हाथ पकड़ के खींच रहे हैं घर में से जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती घर में से लड़की हाथ खींच के गाड़ी में बैठावत रहे। उधर झारखंड के गढ़वा में बस पलटने से 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। बताया गया कि बस में 59 लोग सवार थे। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के रहने वाले थे। 3 घंटा हो गया सर, 2 बजे से गिरा है, 2 बजे से आए हैं, पहले से गिरा है, लेकिन कुछ वो चिल्ला रहा है। मेरा बेटा फंसा है, उसका दोनों पाँव। और कौन फंसा हुआ? और मेरे भाभी को पता नहीं चल रहा है, पहुंचा के आ रहे हैं, भैया को तो हॉस्पिटल में पहुंचा कर आ रहे हैं। कहाँ का रास्ता? अंबिकापुर। कहाँ जा रहे थे? गढ़वा जा रहे थे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स के एक जवान ने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी की जान बचा ली, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। घटना तब हुई जब प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन गुजर रही थी और उसी प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ का जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान एक आदमी गुजर रही ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इससे पहले कि आदमी ट्रेन की चपेट में आता, वहां मौजूद आरपीएफ का जवान दौड़कर उसके पास पहुंचा और आदमी को चलती ट्रेन के पास से दूर खींच लिया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। इस दौरान वहां कई और लोग भी नजर आए। लोकसभा में टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां ने आज शपथ ली। दोनों ही सांसद अब तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई थी। शपथ लेने से पहले नुसरत जहां ने सभी सांसदों का आभार जताया। आपको बता दें, नुसरत जहां हाल ही में शादी करके भारत लौटी हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक शपथ नहीं ले पाई थी। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक हत्याओं का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी जिले के उस्मानपुर इलाके का है, जहां एक घर में अकेले रहने वाले शख्स की अज्ञात बदमाशों ने तेजधार चीज से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मेहरबान सिंह के रूप में हुई और वो पिछले कई सालों से इसी मकान में अकेले रहते थे। फिलहाल पुलिस वहां की गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। यहीं से गली से हमारे घर के बराबर से कॉल गई थी कि वो जो ख़त्म हुआ है उसका नाम मेहरबान बताया, तो बोले मेहरबान जी का मतलब जो मर्डर हो गया यहाँ पे। तो मैं जब आया, जब यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, बाकी हमने मतलब हम जब थे यहाँ पे उस समय कोई ऐसा किवाड़ उसके खुले हुए थे और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था जिससे मतलब उसकी लड़ाई थी, आपसी दुश्मनी कोई नहीं थी। उधर दिल्ली के पहाड़गंज में नीरज नाम की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या उसके ससुर ने की। बताया जा रहा है दोनों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद ससुर ने चाकू मारकर महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद ससुर ने पुलिस चौकी जाकर आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में अवैध तेजाब बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे सील कर दिया गया। वहां से पुलिस ने 35 टन अवैध तेजाब बरामद किया। बताया गया कि नोएडा के सेक्टर 8 में अवैध तेजाब की फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। पुलिस की फैक्ट्री के बिना लाइसेंस के चलने की बात भी पुलिस ने बताई, जिसके बाद वहां छापा मारकर उसे सील कर दिया गया और कंपनी के मालिक समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तो यहाँ पे 7-8 लेबर थे, फैक्ट्री चलती हुई पाई गई और इनके सेल रजिस्टर हमने लिए हैं। लाइसेंस इन्होंने अभी नहीं बनवाया है। इनका कहना है 2013 तक रजिस्टर पे का निरीक्षण होता था, उसके बाद लेकिन लाइसेंस ने किसी ने बनाया, न इनको पता है, जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं है, इसलिए पूरी फैक्ट्री सीज करके कार्रवाई की जाए। उधर मुंबई के दादर इलाके में सब्जी बेचने वाले एक आदमी ने ग्राहक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक छुट्टे पैसे पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सब्जी बेचने वाले ने चाकू निकालकर ग्राहक पर कई वार किए और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। सब्जी मंडी में सब्जी के पैसे के लेन देन में झगड़ा हुआ सब्जी वाले के साथ। मोहम्मद हनीफ नाम के शख्स को सब्जी वाले ने मारा है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका डेथ डिक्लेयर किया उसको
उसका तहकीकात जारी है। उत्तर पश्चिम बंगाल के सियालदह में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 आतंकी बांग्लादेश के वांटेड हैं। एसटीएफ ने रविवार को सियालदह से जेएमबी और आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इनकी निशानदेही पर 2 और को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जिहाद पर किताबें और फोन में आतंकी ट्रेनिंग के वीडियो भी मिले हैं। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, ये टोटल कितने आतंकी अभी तक गिरफ्तार किए गए और क्या अभी और भी संभावना है कि और भी आतंकी पकड़े जा सकते हैं? जी, फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ की तरफ से। परसों सियालदह से 2 लोगों को पकड़ा गया था, जिनके फोन से, जैसा कि आपने बताया, कि आतंकी वीडियो भी मिले हैं, उनके पास किताबें भी मिली हैं। जिहाद से संबंधी उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हावड़ा से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक भारत का बीरभूम का रहने वाला है और ये बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के जेएमबी के आईएसआईएस के से संबंधी आतंकी हैं, जो भारत में अपने रिक्रूटमेंट के लिए और पैसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आए थे। 3 जो हैं वो बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। फिलहाल एसटीएफ का ये कहना है कि ये जो गुट है ये 4 लोगों का था जिन्हें पकड़ा जा चुका है, और भी लोग सक्रिय हैं। स्लीपर सेल भी हैं इस आतंकी संगठन के, जिनकी तलाश जारी है। कई आतंकी पिछले कुछ महीनों में जेएमबी के पश्चिम बंगाल में आते जाते रहे हैं। पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार भी किया है और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये सभी जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि जो गणतंत्र है उसको हटा करके यहाँ पर भी खलीफा जो है, कैलिफेट जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना की जा सके, इसकी शुरुआत कर रहे थे। इसी क्रम में जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे, जो कई लड़कों का माइंड वॉश करके उनको ट्रेनिंग कैंप्स में ले जाने की भी साजिश थी। अर्पिता, शुक्रिया आशिका।